यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो, इस टॉपिक की वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ वॉइस में प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए इस टॉपिक को आज मैं रिपीट कर रही हूँ। तो हेल्थ एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या मानते हैं कि ये एक बॉडी की ऐसी स्टेट है या माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी और माइंड दोनों चीज़ों का बैलेंस रहता है। और जो अर्ली ग्रीक लोग थे, इसके साथ साथ इंडियन आयुर्वेद सिस्टम जो है वो इसी बात को बेस बनाकर अपना वर्क करता है। मतलब इंडियन आयुर्वेदिक जो सिस्टम है उसका जो इलाज करने का तरीका है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो लोग जिन लोगों में ब्लैक बाइल पाया जाता है, ब्लैक बाइल क्या है, ऐसे कंसीडर करते थे कि ह्यूमन किडनी या स्प्लीन से कोई लिक्विड सिक्रीट होता है जो ब्लैक बाइल कहलाता है। तो जिन लोगों में वो पाया जाता है वो लोग हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं और उनको बार बार फीवर आती है। लेकिन ये जो एक आइडिया था वो एक सिर्फ रिफ्लेक्टिव थॉट थी, लोगों का विचार था। जब विलियम हार्वे ने ब्लड की डिस्कवरी कर ली और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ब्लड के सर्कुलेशन पे कर लिए, तो उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सभी लोगों का एक जैसा होता है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन्स हों या फिर ब्लैक बाइल वाले पर्सन्स हों। तो ये जो थ्योरी थी वो डिसप्रूव हो गई, लेकिन बाद के कुछ सालों में ये माना गया कि जो हमारा ब्रेन है या माइंड है वो हमारे बॉडी की जो ये हेल्दी कंडीशन है उसको मेंटेन रखने का काम करता है, नर्वस सिस्टम की हेल्प से, एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से और हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प से। तो ये सभी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, हमारी हेल्थ के बारे में डिसाइड करती हैं, उसको मेंटेन रखती हैं। अब किसी भी पर्सन की जो मेंटल स्टेट है या माइंड है उसका बहुत ज़्यादा असर उसकी हेल्थ पे पड़ता है, लेकिन हेल्थ पर और चीज़ों का असर भी पड़ सकता है। बहुत सारे कंडीशंस इसमें बताई हुई हैं कि कोई भी एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो और वो उसने बीमारी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी हो बाय बर्थ। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन हेल्दी पैदा हुआ हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन लाइफ टाइम में उसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो। या तीसरा रीज़न ये बताया है ख़राब हेल्थ का कि हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर वो ख़राब है, जैसे कि जो भी फूड या वाटर हम ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं ले रहे, या जो हम एक्सरसाइज करते हैं या हमारा जो रेस्ट करने का जो टाइम है वो उसमें कोई बैलेंस नहीं है, तो इस तरह से हमारी हैबिट्स का भी असर हमारी हेल्थ पर पड़ सकता है। तो हेल्थ वर्ड का यूज़ तो हम हर कोई फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ में करता है, तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस पर्सन के अंदर कोई डिजीज़ नहीं होगी, या सिर्फ हम यहाँ पर फिज़िकल फिटनेस की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन कंप्लीटली हेल्दी तब कहलाएगा जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट हो। और जब लोग हेल्दी होते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, उनकी जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और उनको भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, मतलब वो ज़्यादा पैसा कमाने के लायक बनते हैं और पूरा अपनी जो सोसाइटी है या उनकी जो कंट्री है उसमें भी वो प्रॉस्पेरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। हेल्थ की वजह से अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा तो उसकी वजह से जो लोग हैं उनकी लाइफ बढ़ती है, और जो मोर्टेलिटी रेट होती हैं, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं, तो वो सब रेट क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं अगर होगा कोई पर्सन हेल्दी होगा। तो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें आती है बैलेंस्ड डाइट, दूसरी आती है पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हेल्प से हम गुड हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। और पुराने टाइम से योगा भी
प्रैक्टिस में है, लोग इसका यूज़ करते हैं जिससे कि वो फिज़िकली और मेंटली फिट रह सकें। इसके अलावा बीमारियों के बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि उनका क्या इफ़ेक्ट, अगर हम कोई ये पर्टिकुलर बीमारी होगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस पे जाएगा। इसके अलावा जो वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कैसे बच सकते हैं, या हम अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां वेक्टर्स की वजह से भी फैलती है, तो हम वेक्टर्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे हम अपने जो फूड और वाटर है उनको साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। जब हमें इनके बारे में नॉलेज होगी तभी हम अचीव कर पाएंगे गुड हेल्थ को। अब अगर किसी पर्सन की एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन या कोई सिस्टम जो है वो क्या हो जाए, सही से वर्क ना करे मान लो, तो उसके डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं। तो हम जब हमें ये साइन और सिम्टम्स दिखते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है और उसको कोई डिजीज़ है। अब डिज़ीज़ कैसी होती हैं? डिज़ीज़ भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस डिज़ीज़ और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़। अब ये क्या है? इन्फेक्शियस डिज़ीज़ नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत आसानी से फैल जाती हैं, और इसमें एड्स का नाम सबसे पहले आता है। और एड्स तो एक ऐसी डिज़ीज़ है जो इन्फेक्शियस होने के साथ साथ फेटल भी होती है। फेटल माने कि अगर किसी को ये हो गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ की अगर हम बात करें तो नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में आती हैं इस तरह की बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे क्या एग्जांपल अगर हम ले तो किसी को डायबिटीज़ है अगर, या किसी को कैंसर है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कि कोई उसके साथ बैठा है, उसके साथ रह रहा है, तो इस तरीके से ये बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलती हैं। तो ह्यूमन बीइंग में होने वाली जो कॉमन डिजीज़ हैं उनका कारण क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? बैक्टीरिया की वजह से भी बीमारी हो सकती है, वायरस भी बीमारी फैला सकते हैं, फंगी भी फैला सकते हैं, प्रोटोजोआ भी फैला सकते हैं, हेलमिंथीज मीन्स वॉर्म्स जो होते हैं वो भी इंसानों में बीमारी फैला सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इंसान में या जानवर में या किसी भी पेड़ पौधे के अंदर बीमारी पैदा करेगा, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैरासाइट भी ऐसे होते हैं जो अगर यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर रहें या अंदर रहें तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उनके अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और हमारी बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पर वो असर डालना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंसान के अंदर आ सकते हैं। और ये जो पैथोजन होते हैं इनकी ये क्वालिटी होती है कि ये जिस भी पर्सन के अंदर जाएंगे तो ये ना रेजिस्ट करती हैं उस एनवायरनमेंट को। जैसे अगर सपोज करो हमारे माउथ के थ्रू कोई भी चीज़ एंटर कर रही है तो वो जाके हमारे स्टमक रीजन में या हमारे गट में रहेगी, और स्टमक में जो हमारी पीएच होती है वो बहुत हाईली एसिडिक पीएच होती है, लगभग 1.8 की पीएच। तो अब अगर कोई पैथोजन मुंह के रास्ते से हमारे पेट में जा रहा है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी ज़रूर होती है कि वो इतने हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सके। और ये पैथोजन तो स्पेशली क्या करते हैं कि होस्ट के अंदर के एनवायरनमेंट के लिए अपने अंदर एडेप्टेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में इन्हीं डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, डिफरेंट जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ
बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ या फंगी से होने वाली डिजीज़ या वायरस से होने वाली डिजीज़, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता है इन पैथोजेंस का, या फिर इन बीमारियों से बचने के लिए हम किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। तो कल के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे ये डिफरेंट कैटेगरी के डिजीज़ के बारे में। तो आज का टॉपिक बस इतना ही।